आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको 40 में से 40 क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इसका जो सॉल्यूशन है, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 10th का मैथ है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन है। चलिए 120 को सबसे पहले तोड़ते हैं, तो दू का बड़म कटेगा, 2 छक्के 12 और ये 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। फिर दू का बड़म कटेगा तो 2 तिये 6, 1 जीरो आ जाएगा। फिर दू का बड़म कटेगा तो 15 दूने 30, फिर 3 का बड़म कटेगा 3 पचे 15, फिर 5 का बड़म कटेगा तो 5 एके 5। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, 2 आया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 1 ठो 3 आया, 1 ठो 5 आया। कौन वाला है ऐसा ऑप्शन? देखिए ये वाला है। 2 आया 3 ठो, 1 आया 3 और 1 आया 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ पता चला? बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तीय 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो महत्तम समावर्ती है, इसका मतलब होता है आपका HCF। क्या होता है इसका मतलब? HCF होता है। और ये जो लघुत्तम समावर्तक है, इसका मतलब होता है आपका LCM। इसका मतलब क्या होता है? LCM। तो देखिए बात बहुत ही सिंपल है। क्या बात सिंपल है? मान के चलिए कि अगर आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए और आपका अगर 2 संख्या दिया रहे, तो जो आपका पहला संख्या रहेगा इसको आप यहाँ पर लिखिए, फिर गुना करके आप दूसरा संख्या को लिखिए। अगर आपको HCF निकालने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको LCM लिख देना है, ठीक है। और अगर आपको LCM निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करना होगा, जो 2 संख्या है, पहला संख्या को यहाँ पर, दूसरा संख्या को यहाँ पर, और LCM निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? HCF को लिख देना है। क्लियर है? बात सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है? LCM। देखिए लघुत्तम निकालने के लिए बोला गया है ना, लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोला गया है, LCM निकालने के लिए बोला गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? LCM लिखेंगे। जो 2 संख्या है क्या क्या है, तो 306 है और 657 है। तो यहाँ पर 306 लिख देते हैं और 657 लिख देते हैं, बटा क्या लिखेंगे? HCF। तो HCF यहाँ पर हमारा 9 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 9 लिख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, कटेगा तो काट देते हैं। तो 9 का पड़म कटेगा, देखिए ना, हाँ कट सकता है। देख लीजिए, भागा देके देख लीजिए 306 को, तो 9 तिये 27 हो जाएगा। इधर 3 बचा खत्म, फिर 6 उतारेंगे तो 9 चौके 36, बिल्कुल कट गया, कोई इशू नहीं है। तो ये 9 का पड़ा ये 34 बार में कट जाएगा, तो 34 और ये 657 बचा, 34 गुना 657। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। तो 657 और ये रहा आपका 34, गुना करिए। 4 7 28 के 8, हाथ में रहा 2, 4 5 20 और 2 22 के 2, हाथ में रहा 2, 4 चौके 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। तो लिखेंगे 26, फिर गुना यहाँ पे देंगे, मन क्रॉस चिन्ह, 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 21 के 1, हाथ में रहा 2, 3 बजे 15 और 2 17 के साथ, हाथ में रहा 1, 3 चौके 18 और 1 19। तो यहाँ पर आपको 19 लिखना है। फिर देखिए 8 का 8, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 के 3, हाथ में रहा 1, 3 और 9 12 के 2, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2। तो 22 33 8, 22 33 8, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। देखिए कितना सिंपल है। हाँ भले ही थोड़ा लंबा बना, टाइम लगा, लेकिन बात सिंपल है। और ये जो 2 फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, चाहे आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए या फिर LCM निकालने के लिए बोला जाए। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 15 और 25 का क्या करना है? HCF निकालना। तो देखिए 15 लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं। तो देखिए 15 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गुने 5 गुने 1 होगा। कैसे होगा? तो आप देख लीजिए, 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 एके 5, तो क्या आया? 3 5 और 1 आया, तो 3 5 1 हमने लिख दिया। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर 3 गुने 5 गुना 1, ठीक है। 25 को अगर तोड़ेंगे तो 5 गुना 1 आएगा। और HCF का मतलब होता है क्या? कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिला? 5 कॉमन मिला, तो इसका जो HCF हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 भी मिल रहा है, आप 1 भी लिख सकते हैं, तो 5 गुना 1 हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 5 मिला और 1 मिला, तो 5 का 5, 1 का 1, तो 5 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए
यहाँ पर खाली स्थान होता है तो ये हो जाएगा आपका अद्वितीय। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यंकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जो आपका शून्यंकों का जो योग होता है इसके लिए हम लोग लिखते हैं -b/a, और यहाँ पर शून्यंकों के योग में क्या है √2 है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। और गुणनफल में हम लोग लिखते हैं c/a, क्या लिखते हैं c/a लिखते हैं, याद करिए आप, तो c/a की जगह पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 के सेंटर में 3 है, जबकि यहाँ पर 1 के सेंटर में अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए बात सिंपल है, √2 है रहने दीजिए, 1 है रहने दीजिए, -b/a है रहने दीजिए। अगर यहाँ पर अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं, ऊपर में भी 3 से गुना करते हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हमारा ये 3 और √2 लिख लेते हैं एक साथ, और ये 3 है क्या आपका 3 हो गया बराबर -b/a हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे a के सेंटर में 3, यहाँ पर भी a के सेंटर में 3, कोई इशू नहीं है, तो a बराबर आपका 3 आया। ठीक है, फिर b के सेंटर में देखिए क्या है 3√2 है, तो b बराबर क्या लिखेंगे 3√2, और ये जो माइनस है इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। और c के सेंटर में कितना है 1 है, तो c बराबर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमारा होता है ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद। तो आप यहाँ पर क्या करिए a b और c का मान बैठा दीजिए, तो a का मान कितना आया 3 आया है ना, 3 है, तो 3 बैठा देते हैं, 3x² + b का मान कितना -3√2, तो -3√2 लिखेंगे, और ये आपका x हो गया प्लस c हो जाएगा। फिर देखिए बराबर 3x² ± -3√2 ये x, और ये आपका क्या रहेगा प्लस c, सॉरी c का मान बैठा दीजिए, c का मान कितना 1 है ना, तो c की जगह पे हम लोग 1 बैठा देते हैं, तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये रहेगा इसका सही आंसर 3x² -3√2x + 1। देखिए कोई सा भी ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए आप, कौन वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है 3x² -3√2x + 1। देखिए बात सिंपल है, यहाँ पर एक्चुअल में आपको करना क्या है थोड़ा आप समझ लीजिए। a b c का मान इस प्रकार से निकाल दीजिए, और यहाँ पर a का मान b का मान और c का मान बैठा दीजिए। a का मान 3, b का मान -3√2 और c का मान यहाँ पर 1 बैठा दिया, और इस प्रकार से सॉल्व किया तो हमारा ये बन गया। क्लियर है, बात सिंपल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा + बीटा निकालना है, तो ये हमारा होता है शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का योग क्या होता है -b/a होता है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा a हो जाएगा -b/a। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुपद जो है इसका शून्यक निकालना है। मतलब क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ना एक्स अक्ष जो है, इसमें देखना है कि आपका k बार कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष में एक बार भी कट नहीं किया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जितना बार कट करेगा उसका उतना ही आंसर होगा। मान के चलिए अगर इस प्रकार से पार होता है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक बार कट किया, यहाँ पर एक बार कट किया, और यहाँ पर एक बार कट किया, तो इसका सही आंसर हो जाता 3। आपको एक्स वाला लाइन देखना है, वाई वाला लाइन से लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहाँ पर है, तो एक्स में एक बार भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया 0। तो 7 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हमें 2 समीकरण दिया गया है, और यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस प्रकार का कंडीशन बनता है ना, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग एक्चुअल में 3 चीज बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं, देखिए पहला बोलते हैं समांतर। ठीक है, क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। एक बात होगा, मतलब इसका जो 2 लाइन होगा ये इस प्रकार से चलते रहेगा, समांतर चलते रहेगा। फिर अगला जो बात होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसका जो हो जाएगा कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर कटेगा ही नहीं, ये कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये इस प्रकार से चलता रहेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं। ठीक है, और इस केस में होता है असंगत। क्या होता है, असंगत भी होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई हल नहीं। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे 2x - 3y = 0 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3x + 4y + 20 = 0 है। बात क्लियर। अब ये पहला वाला समीकरण है, ये आपका दूसरा वाला समीकरण है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको a1/a2 निकालना है। तो क्या करना है, x के देखिए यहाँ पर x के साथ कौन सा संख्या 2 है, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए x के साथ क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो यह है आपका 2/3। फिर क्या करिए आप b1/b2 निकालिए। अब b1/b2 के लिए क्या करेंगे, y वाला देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर y के साथ क्या है -3 है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। और यहाँ पर y के साथ क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो इसके लिए आया -3/4। ठीक है, अगर बात करें c1/c2 के लिए, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि देखिए जो मतलब केवल संख्या वाला, तो यहाँ पर देखिए केवल संख्या वाला एक भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 है। और यहाँ पर केवल संख्या वाला आपका 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20, तो 0/20 यानी कि 0। तो यहाँ पर देखिए 0/20 करने से क्या होगा, 0
होगा। यहाँ पर देखिए आपका एक भी नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अगर कहा जाए तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, अद्वितीय हल, या फिर केवल एक हल, या फिर संगत बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिच्छेद करती है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ। और देखिए पहला ये जो आपको a1 और a2 लिखना है ना, ये आप x वाला जो कोफिशिएंट है, x वाला यहाँ पर जो है ना आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और b1/b2 आपका y वाला को लिखना है, और c1/c2 सिंपल जो आपका संख्या वाला रहेगा वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिया गया का अनंत हल है। यहाँ पर अनंत हल का बात हो रहा है। तो जब अनंत हल, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसके लिए हमारा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इस प्रकार से कंडीशन होता है इसी को बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलेंगे इसको, अनंत हल, मतलब इसका अनगिनत हल मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्या है, cx माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं cx माइनस वाई प्लस 2 है। सबसे पहले आप इसको बराबर किधर ले आइए तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर है 6x माइनस 2y बराबर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 2y प्लस 4 है, इधर आएगा तो -4 बराबर 0, इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है पहले। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 के लिए मैंने क्या बोला कि x के, देखिए x के पास कौन सा संख्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर x की जगह पे c है तो c लिखेंगे बटा, और यहाँ पर x की जगह पे क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर हमको निकालना है b1/b2। क्लियर है, तो b1 कितना, देखिए यहाँ पर y वाला संख्या देखेंगे, कुछ नहीं माने 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर चिन्ह भी माइनस है, और यहाँ पर y के लिए क्या -2 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -2। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 बचेगा। देखिए आप इन दोनों से इसका आंसर निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, देखिए जैसे कि अनंत हल में क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर होता है, तो बोलेंगे कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर होगा। ऐसे c1/c2 भी बराबर होता है, लेकिन हम दो ही चीज को लेकर चलते हैं। तो a1/a2 का यहाँ पर क्या आया, c/6 आया, तो क्या लिखेंगे c/6 लिखेंगे, और ये आपका आया 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना c करेंगे तो आपका हो जाएगा 2c, और ये 6 के आपका 6 हो जाएगा, तो c बराबर 6/2, यानी 2 के 2, 2 3 6, यानी कि 3 इसका सही आंसर। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप चाहे तो a1/a2 और c1/c2 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लेना क्या है, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11। यहाँ पर देखिए समीकरण दिया गया है, इसका हल हमें पता करना है। दो मेथड से बना सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड अपना लीजिए, या फिर डायरेक्ट चलिए ना सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 2x माइनस वाई बराबर 5 है, यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 4 है। एक काम करिए, अगर x का समान करना है मान, तो यहाँ पर 3 है तो 3 से इसको गुना कर दीजिए सबको और यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ पर इस 2 से गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6x माइनस 3 के 3, तो 3y बराबर 3 5 15। ठीक है, 2 से करेंगे तो देखिए 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 2 दूने 4y बराबर 2 चुके 8। चिन्ह बदल दीजिए, ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो आपका खत्म हो गया, -3y -4y -7y, और 15 में अगर 8 जाएगा तो बचेगा 7, तो y बराबर 7 बट्टा -7 काट देंगे तो बचेगा -1। तो y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, देखिए y वाला -1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये दो में से होगा, ये भी होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, तो ये दोनों में से कोई होगा। चलिए अब ये जो y का मान -1 आया, या तो आप इसमें बिठा दीजिए या फिर आप इसमें बिठा दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में बिठा देंगे हम लोग। देखिए तो 2x का 2x माइनस का माइनस, y का मान आया -1, तो -y बराबर 5 कर देंगे। तो 2x माइनस माइनस प्लस, तो +1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 + 1 इधर यानी से -1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 में अगर एक जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे 4/2, तो 2 के 2 2 दूनी 4, यानी कि आपका 2, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो 2 और -1 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2 और -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई हल नहीं होगा तो वह हमारा संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, और समांतर होता है, संगत और समांतर होता है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, x + y बराबर 9 है, x - y बराबर क्या है, 1 है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर +y - y खत्म हो जाएगा। x 2x बराबर 9 आ रहा है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x बराबर 10/2 काट देंगे तो 2 × 5 = 10, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है,
यहाँ पर x का मान तो 5 आएगा। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहीं पर यही आपका सही होगा, लेकिन खैर आप चेक कर लीजिए। जैसे अब x प्लस वाई बराबर 9 है, x के जब 5 बैठेंगे तो 5 जोड़ y बराबर 9, तो y बराबर 9, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, 9 में 5 जाएगा तो 4, एक आया 4, एक आया 5, यानी ये हो गया इसका आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए इसको ट्रिकी कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए x गुना x है तो एक्स स्क्वायर, और इधर भी आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये तो आपका द्विघात होगा नहीं। इसको अगर देखेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। अगर ए स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, इधर भी हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये भी आपका द्विघात नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, जबकि इधर से आपका 2x मिलेगा, ये आपका द्विघात हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, इधर से आपका x है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी आपका द्विघात हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका द्विघात है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका द्विघात है। थोड़ा सा यहाँ पर या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन में मिसप्रिंट है, जो भी है, लेकिन है, खैर कोई इशू नहीं है, आपको समझ में तो आया ना। ये भी आपका द्विघात है और ये भी आपका द्विघात है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, यदि विविक्तर d जो है वह 0 से बड़ा है तो मूल होंगे। देखिए अगर विविक्तर मतलब क्या होता है, ये जो d है ना, d को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो जाए तो जो हमें मूल मिलेगा वह वास्तविक तो मिलेगा, लेकिन भिन्न भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग होगा, ठीक है। बात समझ में आया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमको वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल्य मिलेगा। देखिए एक्चुअल में होता है क्या, 3 कंडीशन बनता है। पहला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। इसको आप डी भी बोल सकते हैं, डी बोलिए, इसको भी डी बोलिए, इसको भी डी बोलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा कि डी ग्रेटर देन 0 हो, या फिर डी बराबर 0 हो, या फिर डी लेस देन 0 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाला होगा तो मूल वास्तविक ही मिलेगा, लेकिन अलग अलग मिलेगा। अगर ये वाला होता है तो मूल वास्तविक ही मिलेगा, लेकिन समान समान मिलेगा, ठीक है, यानी बराबर बराबर मिलेगा। और अगर ये वाला हो जाता है नीचे वाला, तो यहाँ पर कोई मूल हमें प्राप्त नहीं होगा, एक्चुअल में कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो देखिए बात बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर कुछ नहीं, मान 1 है तो ए का जो मान आएगा 1 आएगा। एक्स मिल गया तो बी के जब कुछ नहीं है यानी 1 है तो बी बराबर 1 आ गया, और सी बराबर क्या है, -1 है तो -1 लिखेंगे। फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, और 4 के 4 तो 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। 5 आया यानी 0 से बड़ा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। और ये जब 0 से बड़ा होता है तो जो मूल मिलेगा वो वास्तविक होगा और अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा या फिर असमान होगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक तथा असमान। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब आपका क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। तो 17 का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, इसका आपको विविक्तर निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। देखिए बात सिंपल है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या रहेगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी ए बराबर 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो एक्स के साथ जो रहेगा ये हो जाएगा बी, तो बी बराबर -1। सी कितना है, 3 है, तो सी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए, बेटा के वैल्यू तो बी है, तो बी का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, ए का मान 1 और सी का मान 3, तो यहाँ पर 1 हो गया, -4 12, तो 1 - 12 यानी कि -11 इसका आंसर। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर ए बराबर हो गया 1, बी बराबर आपका हो गया -4, और सी बराबर आपका हो गया k, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो मूल है वो समान है। समान कब होता है, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तब, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना, -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है k बराबर 0, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर 16 -4 k बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखिए अब आप लोग
तो यहाँ से हम लोग इसको अगर इधर भेज देंगे 16 को रहने देते हैं तो 4k हो जाएगा इधर, तो इसको लिख सकते हैं 4k बराबर 16। तो k बराबर 16/4, 4 की 4 4 16, यानी यहाँ पर कितना आ गया 4। k का जो माना है कितना आया 4 आया। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, तो x² - 5x + 6 है, इसको हम गुणनखंड विधि से बना देते हैं। तो x² का x² -2x - 3x + 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो आया दोनों में से एक तो आपको लिख देना है यहाँ पर, तो ये आपका x -3 यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x -2 है ना, तो x -2 को अगर बराबर के 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर -2 देने से +2 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे x -3 बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मतलब एक आया आपका आंसर 2, एक आया आपका 3। ठीक है, तो ABCD में पहले x होता है फिर y होता है, तो पहले x लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे फिर आपका 3 लिखा जाएगा। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन AP है, कौन AP है आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए AP का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जो सारवंतर होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर आपका 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर आपका 8 बढ़ा। तो कहाँ समान है, देखिए सब समान है नहीं है ना। अगर समान नहीं है तो ये AP भी नहीं है। उसी प्रकार से देखिएगा 15, 25, 125, 625। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 20 का मतलब 20 यहाँ पर 20 तक बढ़ा, फिर यहाँ पर आपका 100 बढ़ गया, फिर यहाँ पर देखिए आपका बढ़ ही रहा है ना, तो यहाँ पर एक जैसा नहीं है, एक जैसा जब तक नहीं होगा तब तक वो हमारे AP में नहीं आएगा। अगर आप इसका बात करेंगे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से हो जाएगा, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आपका 2 बढ़ा, यहाँ पर भी आपका 2 बढ़ा, यहाँ पर भी आपका 2 बढ़ा। तो मतलब अगर आप रेगुलरली करते रहिएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि नहीं हम एक ही बार में करेंगे तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको एक AP दिया गया है, इसका 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद यानी A10, और A10 का मान होता है A1 लिख दीजिए, और 10 है तो ये घटा दीजिए यानी कि 9D। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप A1 यानी ये जो पहला पद ये हो गया हमारा A1, तो A1 के जगह पे 2 लिख देंगे, 9 का 9। D कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आप 2 और 7 में निकालना है तो 7 - 2 कर दीजिए। अगर आपको 7 और 12 में निकालना है तो 12 - 7 कर दीजिए। तो 7 - 12 करिए तब भी आपका 5 ही आएगा, या फिर आप 12 - 7 करिए तब भी आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो 2 का 2, 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 47 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 22 का क्या हो जाएगा, 22 का C हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो अगर बात करें 2 अंक की संख्या का तो ये स्टार्ट होता है आपका 10 से। ठीक है, और ये चलेगा लास्ट आपका 99 तक। अगर बात करें 10 का तो 10 तो आपका 3 कटेगा नहीं, फिर इसके बाद आएगा 11 तो ये भी कटेगा नहीं, फिर इसके बाद आएगा 12, ये 12 कट जाएगा। तो देखिए आपको एक मिला 12, फिर 3 बढ़ाते चलिए, फिर आपको मिलेगा 15, 18, 21, और इस प्रकार से करते करते 99 लास्ट में कट जाता है 3 का पढ़ा में, तो ये 99 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला गया है कि कितना पद होगा, यानी कि कितना इसमें टर्म होने वाला है, यानी n निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है an बराबर A1 + n - 1 × D। ठीक है, तो यहाँ पर an का काम कौन कर रहा है, 99 कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट में तो आप लिखेंगे 99। A1 का काम कौन कर रहा है, 12, तो 12 लिख देंगे, जोड़ n ही तो निकालना है तो n - 1, और D यहाँ पर कितना बड़ा है हर जगह पे 3 3, तो 3 लिख देंगे। 99 बराबर 12 + 3 × n, तो 3n, और ये -3। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया 99, और 12 में अगर 3 जाता है, अगर 12 में अगर 3 जाएगा तो बचेगा 9 + 3 9। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 99 है रहने देते हैं, 9 को इधर ले जाते हैं, -9 बराबर 3n। तो 99 में अगर 9 चल जाता है तो बचेगा 90 बराबर 3n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 90/3n, 3 3 और 30 3 90। तो यहाँ पर आएगा आपका n का मान 30। n का मान कितना आ गया 30। एक भी ऑप्शन है तो देखिए हाँ है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का बी सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 0 से लेकर 50 तक के बीच में जितना भी विषम संख्या है इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 0 तो आपका विषम संख्या होता नहीं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, ऐसे करते करते 50 तो आपका है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा कुछ इस प्रकार से ये AP होने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए पहला पद यहाँ पर हो जाएगा हमारा A1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो अंतिम पद है ये हो जाएगा हमारा
AN कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे 2-2 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो D का मान हो जाएगा, D का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, SN निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर N निकाल लेते हैं कि पद कितना है, टोटल पद कितना है। तो देखिए सिंपल तरीके से निकल जाएगा। AN का फॉर्मूला होता है A1 + N-1 × D, ये होता है। तो AN की जगह पे यहाँ पर कितना 49, तो 49 लिखेंगे। A1 की जगह पे कितना 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस N-1 × D, D का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 49 का 49, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 1 + 2 × N, तो 2N, और ये माइनस आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 49 का 49, ये 1 और ये -2, यह हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, प्लस 2N हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जो 49 है, ये -1 है, इसको इधर ले आते हैं, +1 बराबर 2N। तो ये 49 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर 2N हो जाएगा। ठीक है, तो 2N बराबर 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा 50/2 हो जाएगा, यानी 2 के 2 और 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया, यहाँ पर N का मान आ गया 25। क्लियर है। हमको यहाँ पर योग ज्ञात करना है, तो SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 A1 + AN लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक डेटा मौजूद है। तो N की जगह पे यहाँ पे क्या है 25, तो 25 लिख देंगे, 25/2। यहाँ पर A1 है, A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 है, और AN का मान 49 है। ठीक है, तो 1 जोड़ 49 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 25/2, और ये 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 और 25 को गुना करने से कितना होगा 625 हो जाएगा। तो 625 का सही आंसर हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। याद रखिएगा, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब देखिए जितना भी दुनिया का जितना भी वृत्त है, अगर आप उसका रूप देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा। सब ऐसा ही होने वाला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब आपका इसी रूप का होगा, गोल टाइप का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। 25 का B आंसर हो जाएगा सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, जो कि यहाँ पर आपका परिमेय 6.1 से बनने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, DB दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर DB आप लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ए से लेकर E तक दिया है 1.5 सेंटीमीटर। फिर EC कितना दिया है 3 दिया है। आपको AD निकालना है, मतलब ये निकालना है। परिमेय 6.1 क्या बोलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी A से लेकर D लिखेंगे तो AD बटा, फिर D से लेकर B लिखेंगे तो DB बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका A से लेकर E तक तो AE, ठीक है, और इधर आपका E से लेकर C तक तो ये आपका हो जाएगा EC। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर तो AD कितना है, AD का तो AD ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर DB है तो DB का आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पर AE कितना है 1.5, तो 1.5 लिखेंगे बटा EC, तो EC आपका कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पर नीचे आपका 10 आ जाएगा, फिर 3 के 3, 3 5 15, फिर 5 के 5, फिर 5 दूने 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर मिला AD/2 बराबर यहाँ पर 1/2। कुछ नहीं, इधर गुना करेंगे इधर गुना करेंगे तो 2 × AD, तो 2AD हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 के 2 हो जाएगा। तो AD बराबर आपका क्या हो जाएगा 2/2, यानी 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी कि 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज है और इनका जो क्या है संगत कोण बराबर है। अगर संगत कोण बराबर क्या होगा तो क्या होगा, एंगल होगा, तो 27 का क्या हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, देखिए अगर आप देखें यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर भी 80 है, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी 40 है। मतलब यहाँ पर एंगल के कारण क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखना है यहाँ पर हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन है जो कौन वाला सही है। देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, मतलब ये हुआ A तो ये हुआ P, मतलब एक लिखेंगे A का तो दूसरा लिखेंगे P का। ठीक है, अब यहाँ पर ये 80 है तो ये भी 80 है, मतलब एक हुआ B का तो एक हुआ Q का, तो एक B का एक Q का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी आपका 40 है, C का और R का, तो C का और R का। तो यहाँ पर जो आपका होने वाला होगा पहले त्रिभुज ABC समरूप, और ये जैसे PQR है तो त्रिभुज PQR, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है,
यहाँ पर देखिए भुजा का अनुपात दिया है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात करना है, तो जैसे भुजा है 4:9, तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर क्या है, 30 है, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, चलिए बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, अगर ये 2a है तो ये भी आपका 2a होगा और नीचे वाला भी आपका क्या होगा 2a होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो गई थी। यहाँ से लेकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एक शीर्ष लंब डाल देते हैं, इसी का ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो डाला इसका लेंथ हमें पता करना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये पूरा ये जो है ये 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये हमारा a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये हमारा फिर से a हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2a है, तो इधर वाला आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा कर दिया ना हमने। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमें निकालना है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मान के चलिए यहाँ पर a नाम दे देते हैं, b नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं c और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं d। तो अगर आप a b d में देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बना देता हूँ, केवल a को, b को और d को, ठीक है। यहाँ पर आपका 2a है, यहाँ पर नीचे आपका a है और ये वाला आपको निकालना है। तो अगर आप वो वाला निकाल देंगे तो आपका सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, देखिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, जो बड़का है वो वाला कर दीजिए, फिर जो बचता है उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, एक तो AD बचा, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, और एक तो आपका यहाँ पर क्या बचा, A बचा, तो A का स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब एक तो ये वाला बचा और ये वाला लाइन बचा। क्लियर है। तो आप जो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बना लीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4a स्क्वायर है, ये प्लस a स्क्वायर इधर आने से माइनस a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में 3a स्क्वायर गया, तो 4a स्क्वायर में अगर एक a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बचेगा बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर, तो यहाँ पर AD बराबर क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा √3 का √3 और a स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो √3a इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा सही आंसर। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय आपको जानना है, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो अगर आप पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। यहाँ पर आपको कोण भी फाइंड करना है, आप कोई सा भी एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए यहाँ पर AB दिया गया है, AC दिया गया है, BC दिया गया है। देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले आप मतलब पाइथागोरस का प्रमेय यूज करके यानी देखिए अगर होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो जो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो 90 डिग्री के कोण पे मतलब लागू होता है। अगर मतलब यहाँ पर अगर सक्सेस हो जाता है ना तो आपका 90 डिग्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है सक्सेस आपको। यहाँ पर देखिए बड़ा कोण है, एक है 6√3, एक है 12 और एक है 6। तो बड़ा कोण है 12 है, तो 12 का स्क्वायर आप करिए, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। फिर आप इसका स्क्वायर करिए, तो चलिए करते हैं 6√3 का स्क्वायर, तो ये 36 गुना √3 का 3, तो 3 चौका 18 का 8, हाथ में 1 3 3 9 और 1 10 108। और यहाँ पर क्या है फिर से आपका 6 है, चलिए 6 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नियम क्या बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो 12 का वाला जो यहाँ पर देखिए जो बड़का वाला जो है, बड़का वाला का जो स्क्वायर होगा, ये जो दो टो है इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी ये वाला का स्क्वायर और ये वाला के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका आया आपका 144 और इधर वाला का आया आपका 108 और ये वाला आया आपका 36 आया। तो देखिए यहाँ पर 144 का 144, 108 और 36 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 144 आएगा। मतलब ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो रहा है। और किस में लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज पर, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ये जो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, वो यहाँ पर मतलब प्रमेय यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए अनंत, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक। मतलब जैसे ये वृत्त है, आप यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, मतलब जितना मन जितना खींच सकते हैं, आप गिन नहीं सकते कि आप कितना यहाँ पर खींच सकते हैं। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि अच्छा क्वेश्चन क्या है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, देखिए यहाँ पर मान के चलिए वृत्त है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर पर मान के चलिए कोई हमारे पास क्या है, कोई एक मतलब बिंदु है जिसका मतलब लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है।
फिर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है जिसका लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा अच्छे तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक स्पर्श रेखा खींच लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये पेन टैबलेट में है ना, तो पेन टैबलेट में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जैसे भी होगा आप इस प्रकार से बना लीजिएगा एक अच्छे तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से बन गया, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा स्पर्श रेखा होता है और ये जो स्पर्श बिंदु होता है, ये इसको आप याद रखिएगा, ये होता है हमारा स्पर्श रेखा और ये होता है स्पर्श बिंदु। अब यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से आप इसको मिला भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो होगा ये त्रिज्या होगा और हमें यहाँ पर क्या करना है, यही चीज हमें निकालना है, वृत्त का त्रिज्या ही हमें निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा और ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का यहाँ पर हमारा कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा इसका लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। नाम आप दे सकते हैं, यहाँ पर ए दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ओ तो रहेगा ही, इसका नाम बी दे दीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये जो डंडी जैसा है इसको हम लोग बोलेंगे लंब बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे आधार बोलेंगे। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर निकालना है आधार, ठीक है। तो आधार निकाल लेते हैं। तो आधार जो हो जाएगा, आधार का जो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले कर्ण का स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस करके क्या कर दीजिए आप, लंब का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 13, तो 13 का आप स्क्वायर करिए, फिर माइनस क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा 25 होगा। ये आया आपका आधार। आधार यानी क्या है, ये त्रिज्या जो है यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा √25, और √25 का मतलब क्या 5। तो जो त्रिज्या आया वह कितना आया, त्रिज्या कितना आया, इसका मान 5 आया। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर अब स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बिंदु दिया गया 25 सेंटीमीटर, जिसे केंद्र हो गया। तो केंद्र से हमें एक बिंदु दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसका जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ना, तो उसी प्रकार से बना लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे स्पर्श रेखा हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे स्पर्श बिंदु, इसको अगर आप मिलाइएगा तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये जो स्पर्श रेखा है इसका लंबाई 24 दिया गया है, आपको वही वाला फिर से निकालना है। क्या करना है, इसको और इसका स्क्वायर करके आपको घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट के अंदर में रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको पता है यहाँ पर आपको आधार ये वाला निकालना है, आधार निकालना है, आधार वाला। तो आधार आप कुछ इस प्रकार से निकाल दीजिएगा। तो √25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस, और ये 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। तो यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 49, और 49 का यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। यहाँ पर आपको 2 सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है। 2 सकेंद्रीय वृत्त माने क्या होता है, वृत्त रहेगा 2 ठो, लेकिन केंद्र रहेगा आपका 1 ठो, की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ केंद्र वाला 2 सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, ये जो है ना, ये मतलब देखिए बड़े वृत्त का जीवा है और ये छोटे वृत्त को ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एक डंडी दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये वाला हमारा छोटका वाला वृत्त हो गया, और छोटका वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, तो ये तो हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बड़का वृत्त का बात करें, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक का बात करें, तो ये आपका दिया गया 5 का, ये क्या है 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से कोण। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 25 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री πr²। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए θ/360 डिग्री यहाँ पर दिया है और ये आपका πr² है। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 के वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38।
कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करती है। देखिए एक होता है आपका त्रिज्यखंड, अगर त्रिज्यखंड का बात करेंगे तो थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर होगा। ये होता है त्रिज्यखंड का, ये किसका होता है, त्रिज्यखंड का होता है। लेकिन यहाँ पर हमें बात किया गया है किसके बारे में, चाप के बारे में। चाप का आपको कैसे निकालना है, देखिए कुछ नहीं करना है, थीटा बटा 360 डिग्री और यहाँ पर आपको 2 पाई आर कर देना, बस सिंपल यही है कहानी। थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर, जैसे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर जब भी चाप का बात होगा तो 2 पाई आर लिखेंगे। और इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, थीटा बटा 360 डिग्री और ये 2 पाई आर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करती है। देखिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा का मान है 60 तो 60 लिख दिया, 360 तो लिख दिया, पाई का मान होता है 22/7 लिख दिया हमने, और आर कितना है 6 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 6 गुना 6 करेंगे तो 0 0 खत्म, 6 1 6 6 6 36 और ये 1 6 और ये 1 6 खत्म हो गया। इसको गुना करिए क्या हो जाएगा 22 और 6 को, तो 6 दिन 12 2 हाथ में रख 6 दिन 12 तेरे 132 और नीचे आपका 7, तो 132/7 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबे रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए अब मान के चलिए ये खूंटा है, यहाँ पर घोड़ा को बांधा जाएगा रस्सी से, मान के चलिए यहाँ पर एक घोड़ा बांध दिया गया है, ये आपका घोड़ा है, ये आपका घोड़ा है, घोड़ा को बांध दिया गया है। अब ये जो घोड़ा है ये किस प्रकार से घास चरेगा, देखिए ये तो यहाँ पर देखिए ये जो रस्सी है, रस्सी का जो लंबाई है 7 मीटर है। क्लियर है। अब इसके अलावा ये तो इधर आ नहीं सकता क्योंकि यहीं तक आएगा, और क्या करेगा यहीं आएगा, फिर इस प्रकार से चक्कर काट काट के यहाँ पर जो भी करेगा भोजन ग्रहण करेगा। बात समझ में आ रहा है, चक्कर काट काट के यहाँ पर भोजन ग्रहण करेगा। तो इस ये क्या करेगा, वृत्त का परिक्रमा करेगा। तो यहाँ पर वृत्त का जो परिक्रमा होता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और यहाँ पर आर है ना, यही वाला आर का काम कर रहा है 7 रो, तो यहाँ पर 7 गुना 7 हो जाएगा, तो 7 7 खत्म, 22 गुना 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 4 हाथ में 7 दूनी 14 15 154 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चन का आंसर बताया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।